मैं क्या पापा कोचिंग में 2.5 लाख फीस है, रहने का इतना है तो कैसे होगा। तो बोले यार एक घर है अपने भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तू बन जा। तो आपने हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड होने के बाद में आपने इंग्लिश सीखा, उसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम से आए, वो डिसीजन आपने क्यों लिया? क्योंकि मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे खुद के, दूसरों के पहने हैं। जिसके हमारे रिलेटिव में छोटे हो जाते हैं मुझे दे देते हैं, तो मैं पहन लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। पर मेरे पास फॉर्म फीस के पैसे नहीं थे। तो वो रो रहे थे, मैं क्या हुआ, तो वो मेरे गले लग के रोने लग गए। इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कम से कम मेरे 20 रुपए तो दे देते हैं, और सब मार होती है तो सबको बुरा तो फील होता ही है। मैंने पापा को फोन किया, मैं क्या दिल्ली जाना, IAS बनना है, और उन बेचारों को पता ही नहीं IAS क्या होता है। तो मैं था शुरू से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, और मुझे ये भी नहीं पता था भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें कितना क्या कुछ होता है। तो सीधा ही उठ के बोले ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पे। मुझे नहीं पता था सर कलेक्टर क्या होता है। मैं सोचा कंडक्टर कलेक्टर एक ही होता है, उस टाइम तक भी यही था। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, इंडियन एस्पिरेंट शो के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का एपिसोड फुल ऑन मोटिवेशन से भरा होने वाला है, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं या किसी बड़े गोल को हमारे सामने रखते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी लैंग्वेज में कमांड नहीं है, हिंदी से करूँ इंग्लिश में करूँ, ये सारे एक्सक्यूजेज हमारे लाइफ में आते हैं। पर आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उन्होंने इन एक्सक्यूजेस को उसको डील किया, और उसको डील करते 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 उन्होंने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हेमंत पारिक भाई से, जिन्होंने यूपीएससी 2023 में 884 रैंक हासिल किया है। इन्होंने इनकी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए सोल्यूशन निकालते हुए यूपीएससी को क्रैक किया है। इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रगल स्टोरी, इनसे जानेंगे इनकी यूपीएससी को लेकर अप्रोच, और कैसे तमाम प्रॉब्लम्स के बाद भी इन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। वीडियो को शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारी पूरी टीम मोटिवेटेड फील करती है। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। हेमंत भाई, स्वागत है आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसे चल रही है आपकी लाइफ आफ्टर सिलेक्शन? मतलब टोटली चेंज हो गया सर। वो बोलते हैं ना कि जीरो से हीरो बन जाते हैं, मुझे लगता था सिर्फ वहम है लोगों का, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। तो लेकिन टोटली चेंज हो गया सर। अभी तो मतलब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंजॉय कर रहे हो इस फेज को आप? हाँ मतलब इंजॉय भी कर रहा हूँ सर, साथ में फॉर्मेलिटीज भी हो रही है, वो दोनों चल रहे हैं। नाइस। अच्छा हेमंत भाई, आपकी स्टोरी जब ऑफ द कैमरा मैंने सुनी तो मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी, और मेरे को लगता है कि ये स्टोरी हर एस्पिरेंट के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कहानी ऐसी है जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग जो इस वक्त गाँव में बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में एक होप आ सकती है। तो आप शुरुआत से बताइए, बचपन कैसा रहा और कैसे आप यूपीएससी की तैयारी में आए, क्या क्या इस तैयारी के दौरान आपके बीच में हुआ है? सर बचपन में जैसे कि मेरा जन्म जो है वो गांव बिरान, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर बस तक की सुविधा भी नहीं है, आज तक भी नहीं है। ओके। हाँ, और मेरी माताजी जो है उनकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी, उनकी 12 या 13 ईयर में हो गई थी। पिताजी हैं, उनसे काम होता नहीं है। और जब शादी के जस्ट बाद जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जो मेरे सुपर हीरो हैं जैसे मेरी माताजी हैं, तो उनको शुरू से ही चैलेंजेस फेस करने को मिले। तो मैंने सबसे पहले तो उन्हीं से सीखा कि उन्होंने 12-13 साल की उम्र से हमें इतना बड़ा किया, उन्होंने हार नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं। तो उसके बाद मैंने अपनी जो 5वीं तक की पढ़ाई है सर, वो आसपास एक ही गवर्नमेंट स्कूल था, कन्या पाठशाला, वो लड़कियों का था। ओके। तो मैंने उसमें किया 5वीं तक की पढ़ाई। फिर 5वीं से 10वीं के लिए मैंने महर्षि दयानंद स्कूल है, तो उसमें स्टाफ नहीं था, तो फीस भी नहीं लगती थी। तो मैंने वहाँ तक किया, 10वीं तक की पढ़ाई महर्षि दयानंद से किया। ठीक है। तो उसमें वो था सर कि हिंदी मीडियम से था वो स्कूल, और स्टाफ में सिर्फ दलीप जी मील थे, नथुराम जी ग्रेट थे, हिंदी और इंग्लिश, और वो भी किस टाइप का होता है गाँव में आपको पता ही है। फिर 11th में था सर कि मेरे घर में मैं अकेला बंदा हूँ जो आर्ट्स को छोड़कर कहीं गया हूँ। ओके। किसी को पता ही नहीं था कि आर्ट्स को छोड़कर भी कोई सब्जेक्ट होता है। अच्छा। तो मैंने जो 12th है वो एग्रीकल्चर से किया है, आर्य समाज स्कूल छानी बड़ी से। ठीक है। तो मेरा वही था सर कि 11th-12th में भी वो था, पैसे तो है नहीं, कैसे करें। तो वहाँ पर सर से बात किया तो उन्होंने छूट कर दिया था फीस में, तो मेरा 12th हो गया था। फिर 12th के बाद एक अगर एग्रीकल्चर से हम करते हैं तो जेट का एग्ज़ाम होता है, मैंने दिया सर। तो पहले अटैम्प्ट में तो मैं क्लियर भी नहीं कर पाया, 12th के जस्ट बाद दिया साथ में वो। और जब दूसरा दिया मैंने तो वो मेरा अच्छी रैंक से क्लियर हो गया, और मेरा अच्छा एडमिशन भी हो जाता। पर उसमें फ़ीस लगती थी सर शुरू में 5-6 हज़ार रुपये, वो नहीं थे। हमने सब जगह ट्राई किया, उधारी भी मांगे, वो नहीं मिल पाए उस टाइम, तो वो सीट छोड़ दिया मैंने। ठीक है। और उसके बाद सर एक मेरे जो रोल मॉडल मेरी दादी माँ थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी पेंशन आती थी सर, तो उससे भी घर में जो है वो सपोर्ट तो होता ही था। तो उसके बाद लगा कि अब क्या करें, तो किसी ने कहा कि इसको JBT करवा दो, ठीक है, टीचर लग जाएगा। मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, प्राइमरी टीचर का कोई कोर्स होता होगा। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर उसमें भी फीस थी, पर मेरी दादी माँ ने सर 1-1 रुपये करके इकट्ठा किया था, तो उससे जो है वो मेरी JBT की फ़ीस तो पे हो गई। मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं था शुरू से हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से,
और मुझे ये भी नहीं पता था भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें कितना क्या कुछ होता है। जैसे 10th के एग्ज़ाम देने जा रहे थे हम, तो आज भी याद है मुझे कि दिलीप जी मील थे, तो उन्होंने कहा इंटर होने से पहले कि इसमें पास होना होता है। तो मैंने उनसे कहा सर पास तो आप ही करोगे? कहा नहीं बेटा ये बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा सर इसमें तो कुछ आता ही नहीं, क्या करके आए? बोला EJMR वाजवर जो लिखना आता है ना वो खालिस्तान आएंगे उसमें भर देना, और पैसे जाएगा ना उसमें से मिलता हुआ ना उसको आंसर को लिखाना छाप आना का। वही करके आया मैं, उसमें 47 नंबर आए, पास हो गया मैं। पास हो गए। तो इस टाइप की इंग्लिश थी। तो JBT में पेपर हुए, बाकी सब में ठीक था, इंग्लिश में री आ गई। मैं ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद JBT सेकेंड ईयर में दिए उसके एग्ज़ाम, फिर से उसमें री आ गई। तो उस टाइम तो वो था सर कि बड़े गंदे थॉट्स आने लग गए कि अब अपन बोझ हैं इस पर। तो तभी मेरी एक दोस्त थी कोमल और पंकज, तो उनसे मैं बात करता था खास। तो उसने कहा कि अभी ICAR का फॉर्म फिल कर तू, तेरा एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, पढ़ भी रहे तू, तेरा हो जाएगा। पर मेरे पास फॉर्म फीस के पैसे नहीं थे, तो उन दोनों ने मेरा फॉर्म फिल कर दिया। तो तभी फॉर्म फिल किया, उसके 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होना था। तो इधर से मैं घर वालों से झूठ ही बोल दिया कि मेरी JBT हो गई, इवन मेरे बैकलॉग थी। तो मैं फिर वहाँ से घर वालों से मैंने कहा 2-3 हज़ार रुपये 4 हज़ार रुपये जितने बन रहे हैं दे दो, मेरे को CTET की कोचिंग करनी है बुआ जी के पास रुक करके सिरसा। तो मैं बुआ जी के पास चला गया वो पैसे लेकर के, और मैंने IELTS की कोचिंग में लगा दी है इंग्लिश के लिए। हाँ, मैं क्या मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है। तो उसके बाद फिर वो ICAR का एग्ज़ाम हुआ, और एग्ज़ाम हुआ तो मेरा बहुत बुरा हुआ वो। तो भगवान ऐसे करता है सर कि वो है ना कि ऑल द वर्ड कंस्पायर टू फुलफिल योर ड्रीम इफ योर इंटेंशंस आर गुड। तो वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और जब दूसरी बार हुआ तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, और 87th रैंक के साथ मेरा जोबनेर यूनिवर्सिटी है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर, वहाँ एडमिशन हो गया मेरा। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी है, उसने एक अलग मोड़ ले लिया। फिर वहाँ से मैंने BSc एग्रीकल्चर किया है सर, और उसके बाद मैंने ये अटैम्प्ट दिया। तो 10th में मेरे 60% थे, 12th में मेरे 70% थे, और ग्रेजुएशन में मेरे 60% थे। तो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि जब ऐसे थे कि विपरीत परिस्थितियाँ थी जैसे आपने बताया, तो उसके बारे में बताओ कि उस चीज़ में कैसे आपने हैंडल किया, कैसे थॉट्स आ रहे थे उस टाइम पे? सर वो शुरुआत से तो जैसे पहले मनरेगा नहीं आया था, तो उस टाइम मेरी माता जी वो दूसरों के खेत में जाकर के काम करते थे। और जब से मनरेगा आया तो वो मनरेगा में 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट होता है, तो उसमें काम करते हैं। तो उसके कारण हमारा घर खर्चा है वो निकल जाता है, क्योंकि गांव में हमारे खर्चा तो होता नहीं है। अगर वो है दूध है तो उसके लिए हम भैंसे रख लेते हैं या गाय रख लेते हैं, तो वो नॉर्मल चल जाता है। तो जब बात पढ़ाई की आई तो जैसे मैंने कहा मैंने JET का छोड़ दिया था सीट, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो मेरा जब ICAR में एडमिशन हुआ तो उसमें सर मैं सिरसा हरियाणा की रेजिडेंसी थी मेरी, राजस्थान में एडमिशन हुआ तो मेरे पर मंथ 3,000 रुपये आने थे। तो मुझे किसी ने कहा कि एक बार उधारे लेकर के फीस भर दें और तेरी स्कॉलरशिप आएगी रिटर्न कर देना। तो मुझे लगा ठीक है कर देता हूँ मैं। मैंने किसी रिलेटिव से उठाए पैसे, पे कर दिए। वहाँ कॉलेज में जब गया मुझे पता चला सर 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम है मेरे कॉलेज के, क्योंकि पेपर पहले कैंसिल हो चुका था। तो स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू जो आए थे उनका एग्ज़ाम होना था, तो उनके साथ हमारा करा दिया गया। मुझे आइडिया नहीं है सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो उसमें सर मेरे बायोकेमिस्ट्री था शायद, उसमें बैक आ गया था। तो स्कॉलरशिप मेरी 4 साल की चली गई। स्कॉलरशिप आई नहीं, वो वहीं रुक गई सर। तो सेकंड सेमेस्टर में मुझे लगा कि अब छोड़ना पड़ेगा मुझे कॉलेज। तो तभी मेरी ऑल इंडिया पारिक महासभा से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हम आपको ग्रेजुएशन करवा देंगे। मैंने कहा ठीक है करवा दीजिएगा। बोले फीस पे हम करेंगे, बाकी आप मैनेज कर लेना। तो उन्होंने सर मेरी 2 साल की फ़ीस पे की। फिर उनसे मैंने जब कॉल किया तो फिर वहाँ से भी रिस्पॉन्स आना बंद हो गया, कि उनको पता चला इसके बैकलॉग है। तो हाँ, फिर उन्हें लगा कि क्या कर लेगा। फिर मेरा 3rd ईयर में सर मैंने काम देखा इधर उधर, वो काम करते हैं, कोई 10-15 हज़ार की नौकरी तो मिल जाएगी। और मैं कॉलेज छोड़ने वाला था, तभी मेरी स्वास्तिक एक फैमिली है वहाँ पे कॉलेज में सीनियर्स की, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा थोड़ा सपोर्ट हम कर देते हैं। उन्होंने 1.5 साल की मेरी फ़ीस है वो पे कर दी। उसके बाद जैसे 4th ईयर था लास्ट सेम, तो उसमें मेरे दोस्त मदन कुकनार जो दोस्त लोग थे, उन लोगों ने मेरी फ़ीस पे कर दी, और ऐसे करके मेरा ग्रेजुएशन हो गया। खाने का था वो थोड़ा बहुत मम्मी से मैनेज हो जाता था, और संडे को मेस ऑफ रहता था, तो सर एक दिन का फास्टिंग कर लेते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, फास्ट है। तो ये मेरा वो कॉलेज का स्ट्रगल था इकोनॉमी को लेकर के। आई थिंक इसीलिए जब मैंने पॉडकास्ट का इंट्रो दिया तो मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट फुल ऑन पावरफुल तो होने वाला है, क्योंकि चैलेंजेस हम सबकी लाइफ में होते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि एक्सक्यूज़ बना के करते कि यार ये नहीं है तो चलो इसको छोड़ के कुछ और कर लेते हैं। आपने उन सबको डील किया।
स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो आपने हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड होने के बाद में आपने इंग्लिश सीखा, उसके बाद में आप इंग्लिश मीडियम से आए, वो डिसीजन आपने क्यों लिया, क्यों आप हिंदी की तरफ ना गए? सबसे पहले तो मैं यूपीएससी के बारे में बता दूं कि मेरे दिमाग में कैसे है। हाँ जी। तो मुझे जब तक मैं आईसीआर का एग्ज़ाम दिया था मुझे नहीं पता था कलेक्टर कंडक्टर में क्या फ़र्क होता है। और एक दिन सर जैसे कि हमारे मनरेगा चलते हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट की तरफ से 200-220 रुपये सब के आते हैं, तो वो उनको मिलने चाहिए। पर वहाँ पर जो लोग पोल्स हैं उनको देख करके उन्हें 60-70-80 रुपये मिलते हैं। 220 की जगह सिर्फ 60 रुपये मिल रहे हैं। हाँ, अब भी यही मिल रहा है सर। तो उसके बाद फिर अगर कोई पानी पिलाता है मनरेगा में तो उसको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिलने हैं। बाकियों के अगर 60 आ रहे हैं तो आपके 80 आएंगे, बाकियों के 70 तो आपके 90 आएंगे। ठीक है। तो मेरी माता जी की एक दिन उसमें ड्यूटी लग गई, तो उन्होंने 14 दिन की होती है सर वो, 14 दिन काम करना होता है, फिर छुट्टी होती है, फिर 14 दिन। तो 14 दिन के उन्होंने पैसे काउंट किए तो वो सेम ही थे सर, 70-80 के हिसाब से पैसे थे, वो 20 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मिले थे। ठीक है। तो वो रो रहे थे, मैं क्या हुआ, तो वो मेरे गले लग के रोने लग गए कि हमें देख तू इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कम से कम मेरे 20 रुपये तो दे देते हैं, कम से कम मुझे 100 रुपये दे देते मेरे। और सब मार होती है तो सबको बुरा तो फील होता ही है। तो मैं वहाँ चला गया सर कि मेरा दोस्त ही है वहाँ लगा हुआ, उससे बात करेंगे, अपने तो पैसे आ जाने हैं। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पर मैंने बात की, सेक्रेटरी कलरक और जो नाम नहीं लूँगा उस पर्टिकुलर बंदे का, वो बैठे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा यार कम से कम ये 20 रुपये दे देते हैं, मुझे तो हमें भी पता है अखबारों में भी आ रही है कि 200 रुपये आ रहे हैं, 220 आ रहे हैं। तो उन्होंने कई इधर समझाया कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ये वो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो, पर रजिस्टर तो दिखा दो, थोड़ा रिकॉर्ड है, तसल्ली हो जाएगी। तो सीधा ही उठ के बोले ज़्यादा कलेक्टर मत बन हम पे। मुझे नहीं पता था सर कलेक्टर क्या होता है, मैं सोचा कंडक्टर कलेक्टर एक ही होता है, उस टाइम तक भी यही था। मैं घर आ गया मायूस होकर के, बेइज्जती करवा करके अपनी। फिर उसके बाद एक दिन कॉलेज में रैगिंग चल रहा था हमारा, फर्स्ट ईयर की बात है, रवि शर्मा बोस थे, कई सीनियर बैठे थे। रैगिंग और ट्रीट एक ही बात होती है, वो कुछ खिलाते हैं साथ में मारते हैं आपको। तो उसमें वो पूछ रहे थे कि किसको क्या बनना है। कोई बोला एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनूंगा, कोई बोला मैं कंपनी में जाऊंगा, किसी के पापा की कंपनी थी, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का बोला। मेरा ये था कि मेरे को ग्रेजुएशन तो करना है, आगे तो मेरे पास है नहीं इतना पैसा, तो वो आगे अपॉर्चुनिटी क्या है ये तो बता दो इसमें। तो मैंने सर से कहा सर मुझे आइडिया नहीं है क्या बनना है, अब बता दो क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं बन जाऊँगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सब पहले तो हंसे सर जोर से, फिर वो कहा कि आईएएस बन जाएगा, वो टोंट वाला। तो मुझे लगा भी कोई सुपरवाइजर की तरह पेपर होता होगा, 1-2 पेपर, वो बन जाऊंगा सर, बता दो इसमें। ठीक है, 1 पेपर है कि 2। तो वो हंसने लग गए, बोले इतना बता दिया, देख लेना पहले फिर बोलना। तो मैं रूम पे गया, वो ठीक आईएएस याद रह गया सर वर्ड। फिर मैंने एक सुमंत भैया दिल्ली रहते थे, उनको फ़ोन किया। तो शुरू में तो उन्होंने भी कहा अभी यूपीएससी यार, थोड़ा एसएससी कुछ एग्रीकल्चर में देख लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा नहीं आप बताओ मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने 2-3 चैनल भेजे मेरे को यूट्यूब पे। ठीक है, वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने एक टॉप पर टॉक देखना स्टार्ट किया। उसमें उन्होंने बुकलेट्स लिखाई, मैं लिखता गया। मैंने सर शुरू के 6 महीने टॉप पर टॉक देखे हैं कोई। तो एक टॉप पर टॉक में आया कि आईएएस मतलब कलेक्टर। फिर वो मुझे हिट हुआ कि मेरे को बोला था यार कलेक्टर मैं तो बन, वो बन के अगर मैं जस्टिस कर सकता हूँ मैं पक्का बनूंगा। हाँ, उस दिन मैंने सर अपना बुकलेट सारा डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या पढ़ना है। तो मेरे पास बुकलेट्स के पैसे नहीं थे, यूट्यूब से मैं वीडियो देखता, कॉपी में लिख देता। मैंने आदि लक्ष्मीकांत ऐसे लिख देते। अच्छा, तो इस तरह का था वो दौर। फिर जब आपने कहा कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश में कैसे है, तो मैंने सर शुरू में हिंदी में किया था थोड़ा दिन, 2-3 महीने तो कम से कम था। ठीक है, फिर यूट्यूब पे आने लगता है ना हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा, इस तरह की शॉर्ट्स आने लग गया आगे। हाँ, मैं यार देख लेते हैं ऐसा है क्या। देखा तो सर सही भी था कि रिजल्ट इतना नहीं आ रहा था। अब 1000 बंदों में से अगर 40-50 आ रहे हैं तो रेशियो कम है। तो मैंने आईलेट्स में कोचिंग भी किया था। मुझे लगा यार इंग्लिश से कर लेते हैं, तो शुरुआत में धक्का किया इंग्लिश के साथ। हाँ, जो भी पढ़ता उसी को लिख देता सर। ओके, तो उसको आप रटना बोल लो या कुछ भी बोल लो, मैं जो पढ़ता लिख देता उसको। फिर मेरी धीरे धीरे मुलाकातें होने लगी, जैसे सोनू जैन सर थे कॉलेज में, उन्होंने इंटरव्यू दिए थे यूपीएससी के। अच्छा, तो उन्होंने समझाया कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। फिर एक मेरी आदत थी कि टेलीग्राम चलाने लग गया था मैं, तो मैं जितने भी टॉप पर मेरे को आईडी मिल जाती ना, परेशान कर देता उनको। अच्छा, कुछ मेंस मार्कशीट वाला ग्रुप था एक, उसमें किसका नहीं भी होता ना, 5-10 नंबर से छूट गया, तो मेरे लिए तो वो टॉप पर ही है सर, क्योंकि उसने प्री निकाल दिया। तो मैं उसको परेशान कर देता मैसेज कर करके। जैसे सबसे पहले मैंने परेशान किया था गौरव पांडे सर को। उनका 20 में हुआ नहीं था, लक ने फेवर नहीं किया, 21 में आईपीएस बन गए वो। अच्छा, मैं 20 से परेशान कर रहा हूँ उनको। कई दिन मैसेज किया, उन्होंने फिर रिप्लाई दिया।
मैंने कहा सर ये दिक्कतें हैं मेरे को, मुझे एक बार बस आपसे बात करना है, कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। उन्होंने शेयर किया, उन्होंने इतना अच्छा समझाया कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, क्या पीवाईक्यू का रोल है। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती है ना, स्ट्रेस एंजाइटी होता, सीधा उनको फ़ोन कर देता, मतलब घर तक का अनजान बना लिया उन्होंने, इतना अच्छा हो गया उनके साथ। फिर एक नरेश राजेरा जी बने थे मेरे एरिया से, सेम बैकग्राउंड था उनका भी, उनके पापा भी टेलर थे, तो उनसे मोटिवेशन मिला कि यार ये भी नॉर्मल है, एवरेज है, मैं भी एवरेज हूँ। फिर विजय वर्धन सर मिले थे कोई हमारे रिलेटिव में, तो उनसे मिलकर आया मैं, तो उनसे भी मोटिवेशन मिला। उन्होंने कहा कि यार मैं एक बार दिल्ली गया तैयारी करने, तो मैं आईएएस के लड़के के साथ बैठा, तो मुझे वो फील हुआ यार मैं इसके लड़के के साथ बैठा हूँ, तो आईएएस के साथ बैठा है। तो सर वो एक मतलब पता नहीं उसको आप क्या आग मानो है कुछ मानो है, मैं यार एक दिन बरोबर बैठे हैं, बन करके बैठे हैं, वो उनको सर मान लिया, मैं क्या सर पक्का बनेंगे अब तो। और वो माता जी जो थे विजय वर्धन के, उनको मैं बुआ जी बोलता हूँ। तो उन्होंने मुझे सर 50 रुपये दिए थे बधाई के, कि अभी दे रही हूँ, आगे देने आना, अगली बार जब आए तो बधाई देकर जाना। तो अब मैं सर सिलेक्शन के बाद उनके घर गया था विजय सर से मिलने, तो बुआ जी मिले थे। मैंने उनको बुआ जी वो ये आपकी बधाई थी, वो मैंने अभी भी सेफ रखे हैं वो, और अभी बधाई देने आया हूँ। तो वो भी गले लग गए थे सर, क्या ये सीन था। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी में आपने बताया कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का वो कॉन्फ्लिक्ट, हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड ये होता है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट को हम देखा जाता है कि ज़्यादातर अनअवेयर होते हैं, कि उनको पता नहीं चल पाता कि क्योंकि बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता नहीं, जैसे आपको पता नहीं बताता कि कलेक्टर और कंडक्टर का डिफरेंस क्या है। उसी तरह से कई सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता है आज यूपीएससी की रियलिटी। अगर आपको बताना हो कि यूपीएससी की एग्जाम को सम अप करना हो, कि कोई एस्पिरेंट जो इस वक्त देख रहा है इस पॉडकास्ट को, उसको समझ में आ जाए कि एग्जाम कैसी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। उसके लिए मेरा सर पर्सनल यही है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। ठीक है। जैसे मैं कई टॉपर, मेरे बहुत दोस्त हैं सर, अभी सारे टॉपर दोस्त हैं, सबसे अच्छा लिंक है। तो पर्सनल बात करते हैं बिहाइंड द स्कैन, तो मोस्टली ने 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ा होता है। ठीक है। जो हम ऑन कैमरा आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने देखा था एनसीईआरटी, हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगा। देखा तो था ना भाई तूने। हाँ। तो वही बात है सर। तो शुरू में मेरा ये मानना है, अगर आप मेरी तरह एवरेज स्टूडेंट हो तो बता रहा हूँ मैं, कि शुरू में 2-3 बार नोवेल की तरह पढ़ो एनसीईआरटी को। पूरा आपको नहीं करना कि आपको यूपीएससी कर रहे हो क्या कर रहे हो, नोवेल की तरह पढ़ो, आपको पता होना चाहिए स्टोरी क्या है। फिर आप पीवाईक्यूज देखो। ठीक है। प्री के पीवाईक्यूज भी सर हम गलती कर देते हैं देखने में। जैसे मेरे को यही समझाया गया था कि पीवाईक्यू में 4 ऑप्शन होते हैं, 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है। जो गलत है ना उसके ऊपर रिसर्च करो आप, वो गलत क्यों है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो वो भी 1970s 80s से लेकर के अब तक के पीवाईक्यूज करने हैं, नो मैटर की प्री है मेंस है, तो वो करो उसके बाद आप अच्छे से। जब पीवाईक्यूज एक बार हो जाए तो आपको आइडिया लगेगा कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। सेम ही चीज़ को घुमाकर पूछ रहा है। अब सर जैसे कि पॉलिटी है, कोई चेंज थोड़ी हुआ है, गवर्नर, पीएमओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सब सेम ही चीज़ें हैं। तो 70 से लेकर के अब तक के क्वेश्चन तो पूछ दिए सारे, उन्हीं को ही वो मोल्ड कर रहा है। वो आपको आइडिया लगेगा क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहे हैं। उसके बाद फिर 2-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ो अच्छे से, 6 to 12 सारा। ये नहीं कि छठी एक बार पढ़ दी तो छोड़ दिया, नहीं, अच्छे से पढ़ो आप उसको। फिर पीवाईक्यूज करो, फिर एक बार और करो। ऐसे 8 से 10 रिवीजन अगर आपने एनसीईआरटी के कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा सर। 30 to 35 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको वो मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी से होंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आना है सर स्टैंडर्ड बुकलेट्स पे, सब सब्जेक्ट की एक। ठीक है। वो कोई मैटर नहीं करता सर। कोई बोलता है लक्ष्मीकांत पढ़े, डीडी बसु पढ़े, कंटेंट तो सब में सेम, आर्टिकल सब में सेम है। राइट। जिसकी लैंग्वेज आपको बढ़िया लग रही है उसको आप अच्छे से पढ़ो, और सेम सर कम से कम 10-12 बार पढ़ो उसको। कई होते हैं सर, मैं अभी भी रिप्लाई जैसे देता हूँ, इंस्टा पे आते हैं, टेलीग्राम पे, बोलते हैं मैंने 2 बार सिलेबस कर दिया। मैं पूछता हूँ 2 बार कैसे किया, बोलते हैं 2 बार बुक पढ़ दी सारी, क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो भाई क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, अब तो पजल हो जाओगे ना ऑप्शन देख करके ही। अगर 8-10 बार आपका रिवीजन है अच्छे से, तो आपको कई बार तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती सर, आपको डायरेक्ट बताता ही है। तो इस तरह से 8 से 10 मिनिमम रिवीजन करने हैं स्टैंडर्ड बुकलेट्स के। उसके बाद आपको देखना है पीवाईक्यूज फिर से कि आपकी प्रिपरेशन में कोई गैप तो नहीं है। अगर उसके बाद आपको लग रहा है थोड़ा गैप है, अब कोई कोचिंग उठा लो सर, सबका मटेरियल अच्छा है, सभी रिसर्च करके बनाते हैं, सब आपस में उठाते हैं। कोई कोचिंग का उठाओ, उसको ऐड ऑन कर लो अपने नोट्स में। ये करो आप सबसे पहले। दूसरा सर, जब तैयारी स्टार्ट करते हो, आपको हो जाए 2-4 महीने, तो एक फिक्स कर लो कि एक टॉपर की कॉपी डेली पढ़ूंगा। एक टॉपर की डेली कॉपी पढ़ा? हाँ। मेरा ये था सर, मैं शुरू से एक टॉपर की कॉपी डेली पढ़ता रहा हूँ। मुझे शुरू में समझ भी नहीं आता था लिखा क्या है, मैं पढ़ता था, पर उससे आपको आइडिया लग जाएगा यूपीएससी में किस तरह के आंसर लिखने से अच्छे नंबर आ रहे हैं आपको, टॉपर किस तरह का आंसर लिख रहे हैं।
क्या इंट्रो डाल रहे हैं, क्या बॉडी डाल रहे हैं, और बस वही है सर। तो उस तरह से आप अच्छे से अप्रोच करोगे तो मुझे लगता है सर कि कॉलेज के जस्ट बाद भी आप कर दोगे। अच्छा, आपने पूरा सेल्फ स्टडी से किया है? सर मैंने जैसे कि मोस्टली हेल्प से किया है, जो सीनियर हैं उनकी हेल्प से किया है। मेंस है वो भी मेरे पास पैसे तो थे नहीं, जैसे प्री का बता रहा हूँ मैं कि प्री में मैंने मोस्टली तो किया है खुद से। उसके बाद मेरे को साइंस टेक और इन्वायरमेंट में मुझे लगा कि अभी गैप है मेरी तैयारी में। तो मेरा एक दोस्त था, उसने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी कोई, वो ऑफलाइन जाता था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि यार मैं चोरी चोरी देख लेता हूँ। तो उसने मेरे को आईडी पासवर्ड दे दिया ऑनलाइन के लिए। हाँ, मैंने उसका चोरी चोरी साइंस टेक इन्वायरमेंट वहाँ से किया। वो लेवल अप IAS में संतोष सर हैं, ओके, उनका था। तो जैसे ही प्री का रिजल्ट आया सर, तो मैं जस्ट ही सबसे पहले लेवल अप IAS में पहुंचा, क्योंकि साइंस टेक इन्वायरमेंट के मेरे मोस्टली सही थे। तो मैंने जाते ही सर को कहा सर थैंक यू सो मच। तो सर एकदम चौंक गए कि यार किस लिए। मैंने कहा सर प्री निकल गया। क्या बधाई हो, पर मुझे थैंक यू क्यों भाई, तेरी मेहनत है। मैंने कहा सर आपने पढ़ाया इसलिए निकला है आज। बोले यार तू मेरा स्टूडेंट तो नहीं था, क्लास में तो नहीं देखा। मैंने कहा सर मैं था नहीं, पर वो एकलव्य वाली बात है सर। हाँ, कि मैंने चोरी चोरी आपसे सीखा है सर। तो सर एकदम खुश हो गए बहुत ज़्यादा, गले लगा के बोले यार तूने इतना ऑनेस्ट रहा ना, ये बात बहुत बढ़िया लगी। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बताते नहीं है क्या। फिर मैंने उनसे पूछा सर मेंस का क्या करूँ, क्या जो परी का किया। तो इस तरह का था उनका। मेरा प्री निकल गया। तो प्री का जैसे रिजल्ट आया तो उस दिन में मैं मिला सर से। शाम को मैं चाय की दुकान पे उदास सा बैठा था, बिल्कुल चाय पी रहा हूँ उदास सा। तो एक सीनियर है रजत सर, वो आए। तो बोले उदास कैसे है भाई, क्या हुआ। तो मैंने कहा उदास तो इसलिए हूँ सर कि मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो बोले यार पागल वागल है, खुश हो फिर तो, उदास होने की थोड़ी बात है। तो मैंने कहा सर प्री हो गया, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई टेस्ट लिखूँ या मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकूँ। मेरे पास सिर्फ इतना है सर कि कोई मेरे को सपोर्ट करे तो मैं घिसा सकता हूँ खुद को। बोले 18 घंटे तो मैं घिसा लूँगा। उन्होंने कहा कि चल मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। उन्होंने इंटरव्यू दिए थे पहले। उन्होंने सर मुझे बताया कैसे अप्रोच करना है। मुझे इतना बढ़िया लगा कि मैंने कहा सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, 3-4 महीने ना मेरे साथ रुक जाइए मेंस के टाइम पे, और आप बोलोगे ना मैं उतना घिसा लूँगा। तो उन्होंने भरोसा किया सर, मेरे साथ रुके वो, और मुझे उन्होंने मेंस का पढ़ाया। वो जैसे मेरे साथ 3 महीने मेरे रूम पे रुके थे, दिन में अपना लाइब्रेरी जाते थे। मुझे क्वेश्चन भेज देते थे 3-4, मैं उनको 1 घंटे में लिख कर भेजता। अच्छा, उनका रिव्यू देते। वो अगर 0 नंबर आ रहा है ना, तो वो ये नहीं सोचते डिमोटिवेट हो रहा है, 0। हाँ, तो उससे मेरा इतना इम्प्रूव हुआ कि मेरा GS और SC में स्कोर है बहुत ज़्यादा है सर, मतलब मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा है, 546 है। जो अगर आप टॉप 20 की कॉपियाँ देखो तो उसमें बहुत कम है। हाँ, तो वहाँ से हुआ। एक मेरा था सर दिल्ली में जब आया, थोड़ा वो स्टोरी था कि जैसे मैं कॉलेज पास आउट तो हो गया, अब 2 ऑप्शन थे मेरे पास, मैं दिल्ली आऊँ या फिर मैं घर जाऊँ। ठीक है। तो मैंने पैसे काउंट किए, मेरे पास 1500 रुपये थे, और फेयरवेल था उस दिन। 100 रुपये वो तिलक निकाले, मैंने दे दिए उनको। मेरे पास बचे 1400 रुपये। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं क्या दिल्ली जाना, IAS बनना है। और उन बेचारों को पता ही नहीं IAS क्या होता है। जैसे कि अभी हमारे गांव में ना UPSC हो गया, उनके गांव में कलेक्टर बन गया। उनको मैं समझा के थक गया कि वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अब होगा, उनके गांव में कलेक्टर हो। तो वो सीन था। तो बोले बन जा। मैं क्या पापा कोचिंग में 2.5 लाख रुपये फीस है, रहने का इतना है, तो कैसे होगा। तो बोले यार एक घर है अपने, भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तू बन जा। वो मन में होता है ना कि यार नहीं घर तो नहीं बिकने देंगे। तो मैं वो देखा जाएगा मुझे होगा। मैं 1400 रुपये लिए, दिल्ली की बस में बैठ गया मैं। ठीक है। सामान पैक करके दिल्ली उतरा। तो मुझे याद है कि मेरा जोगिंदर सियाग दोस्त है, वो दिल्ली रहता है वो। मैंने उसको फ़ोन किया। ठीक है। मैंने कहा यार जोगिंदर देख, तू दिल्ली रह रहा है, मैं थोड़े दिन तेरे पास रहूँगा, फिर मैं मैनेज कर लूँगा, बस थोड़े दिन एडजस्ट कर ले। ठीक है। उसने एड्रेस भेजा, मैं उसके रूम पे पहुँचा। एक तो ऑटो वाले दिल्ली के, मेरे पास 240 रुपये बचे थे, सारे लूट लिए इन्होंने। अच्छा। हाँ, तो ऑटो में वो सर मुझे आइडिया नहीं था कितना किराया है। बोले 500 रुपये लेंगे, इस टाइप का होता है इनका। तो मैं उसके रूम पे पहुंचा, उसने समझाया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार आराम से रुको, पढ़ाई करो, हो जाएगा सब। तो उसके अगले दिन फिर मेरे वो चुल मच गई कि थोड़ा दिखा दिल्ली का माहौल क्या है। तो मैं कोचिंग लूँगा, मैं तो ये लूँगा। बोले पैसे तो नहीं है अपने पास, खुद से कर ले। मैं क्या दिखा तो ला। मैं 2-3 कोचिंगों में गया, भाई कंडीशन अच्छी नहीं है, आप फ्री दे दो। नहीं स्पोर्ट हुआ सर, कौन करता है इतना। फिर मैंने कहा लास्ट कोचिंग है निषाद सर की, लेवल अप IAS। निषाद सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, वो एक बार उनसे मिलना है। तो मैं उनसे मिला सर जा करके। तो मैंने कहा सर ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है, तो सब टाइम तो वो दे देते हैं। उन्होंने मुझे टाइम दिया, समझाया सारा।
फिर मैंने कहा सर कोचिंग तो मैं लूँगा पर मेरे पास पैसे नहीं है, फीस मैं आपकी सिलेक्शन के बाद दूंगा। तो उन्होंने कहा अभी कितना पे कर सकते हो? मैंने कहा सर अभी तो कुछ नहीं है। 240 थे, उनमें से कुछ अब मेट्रो में लग गए, तो सर कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दे ज़रूर दूंगा। वो पता नहीं कैसे सर इतने हम्बल है वो, उन्होंने भरोसा किया। अच्छा। उनकी शाम को क्लास होनी थी, बोले शाम को क्लास में बैठ जाना। तो वहाँ से मेरी एक जर्नी उसने अलग मोड़ ले लिया कि मेरा अब हो गया सोशियो। तो वहाँ से मैंने उसी दोस्त के रूम से एक कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया और साथ में लाइब्रेरी में काम पूछा। तो काम लाइब्रेरी में मिल गया था, तभी मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मांगीलाल जी पारिक हैं, अविनाश जी पारिक हैं और राजकुमार जी पारिक, तो बिजनेसमैन है। मैं भी पारिक हूँ सर, कहीं ना कहीं तो ये कास्ट फैक्टर आ ही जाता है। तो कहीं आप उनसे जा करके बात करो कि आप अपना सपोर्ट कर दें। तो उसने एड्रेस दे दिया, मैं स्ट्रेंजर की तरह वहाँ पहुँच गया, बैल बजाई। वो मीराबाग में रहते हैं शायद। तो वहाँ पे उन्होंने खोला गेट की, कौन हो आप? तो मैंने कहा मैं हेमंत हूँ। तो बोले किससे मिलना है? मैंने कहा मांगीलाल जी से मिलना है। तो वो बोले जानते हैं उनको? मैंने कहा नहीं। क्या मैं ही हूँ? मैंने कहा हाँ जी सर, वो आपसे मिलना है। तो उन्होंने बैठाया, पूछा। तो मैंने कहा सर मैं हेमंत हूँ, मुझे यूपीएससी का तैयारी करना है, मेरे रहने का खाने का एक बार आप देख लेते हैं, मैं निकाल लूँगा। ठीक है। तो उन्होंने कहा मतलब वो भी जानते हैं सर कि यूपीएससी है ये। तो उनके भी किसी ने किया था, उनका हुआ नहीं था। तो बोले यार कोई और देख लो आप, स्पोर्ट तो हम कर देंगे, एक बार छोटा मोटा निकाल लो। मैंने नहीं यार करूँगा तो यूपीएससी करूँगा, थोड़ा भरोसा कर लीजिए। और सर वही है कि भगवान साथ था मेरे, उन्होंने भरोसा किया। वो मुझे बोले कि कहाँ पे रुकोगे आप? ORN में आप कमरा देखो, खाने पीने का हम करेंगे सारा, रहने का। ठीक है। तो मुझे लगा सर बर्डन क्यों बनना। उसके पास में पटेल नगर है, वहाँ पे सस्ते मिल रहे थे 50% कम उससे। मैंने पटेल नगर में रूम ले लिया, वहाँ पे मैं रहने लगा, खाने का रहने का उन्होंने कर दिया मैनेज। ठीक है। तो वहाँ से मेरा उन्होंने कर दिया। कोचिंग मेरी निषाद सर से हो गई, GS मैं खुद कर रहा था, और मेंस जो था वो रजत सर का सपोर्ट मिला। तो उसके बाद ये हो गया सारा कुछ। उससे मेंस का भी रिजल्ट भगवान की जैसे मेरे फेवर में आया, लिस्ट में नाम था मेरा। उसके बाद इंटरव्यू का था कि अब क्या करें। किसी ने मुझे सर इतना डरा दिया, जब मैं डेफ फील कर रहा था, मेरा इंग्लिश मीडियम था मेंस का, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो मैं इतना डरा दिया गया कि एक क्लास वाली इंग्लिश होनी चाहिए। क्लास को लेते हैं यूपीएससी, तो आपको थोड़ी लेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया सर। तो मैंने फिर हिंदी भर दिया इंटरव्यू का मीडियम। आपने हिंदी में भर दिया? हाँ, इंटरव्यू हिंदी में भरा मैंने। ठीक है। तो मॉक टेस्ट में या मैं एक्चुअल इंटरव्यू? एक्चुअल इंटरव्यू में। हाँ। ओके। तो क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था सर, मुझे लगा क्लास को लेते हैं, क्लास वाली तो नहीं है अपनी वो। हम तो बाद में आए हैं इंग्लिश में, इट्टड वाले हैं हम तो, कि थर्ड फॉर्म इट्टड लिख के आए थे। हाँ। तो मैंने हिंदी भर दिया, हिंदी में मुझे। और आपने पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया उसके? मॉक इंटरव्यू नहीं दिया? नहीं सर, डेफ पहले भरना होता है, उसके बाद फिर हुआ था। तो फिर मैं वो ठीक है कर लेंगे, हिंदी में मैं ट्राई किया, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि सर सारी टर्म जो थी वो इंग्लिश में पढ़ी थी, तो उसमें आ रहा था। उसके बाद फिर मुझे अरविंद भैया मिले, उनका भी इंटरव्यू था इस बार, लक ने फेवर नहीं किया, तो वो मिले। वो मतलब वो भी एक भगवान ने ही भेजा था सर, फरिश्ते बन के, जैसे रजत सर आए थे वैसे। तो वो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे यार इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। तो वो भी मेरे साथ 3 महीने मेरे रूम पे रुके। अच्छा। हाँ। मुझे तैयारी करवाई, कॉलेज की ड्रेस थी वो पहन करके इंटरव्यू दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो तभी मेरे को अरविंद भैया को मैंने कहा कि भैया ये ड्रेस सही है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले यार मेरे को कोट पैंट लेना है, वो खुद बोले मेरे साथ चल। मैं चला गया, टेलर को जाते ही बोल रहे हैं कपड़ा दिखा, उन्होंने दिखा दिया। फिर बोले इसका नाप ले ले। मैंने कहा भैया मेरा नाप, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बोले तू नाप दे। उन्होंने घर वालों से कहा कि मुझे कोट पैंट लेना है, अपने नाम पे पैसे मंगा करके मुझे दिलाया, खुद पुराने वाले कोट पैंट में देकर आए लास्ट ईयर के। तो इस तरह के वो अरविंद भैया थे, उन्होंने मेरा कोट पैंट जूता दिलवा दिया। फिर उन्होंने तैयारी करवाई मेरी, कैसे क्या बोलना है, कैसे क्या करना है, कैसे डील करना है। तो इंटरव्यू में उनका सपोर्ट रहा। फिर अगर मैं मेरे सीनियर्स की बात करूँ तो दिव्यांशी मैम है, जो लाइब्रेरी में होते थे मेंस में। तो सर रोना तो सबको आता है कि यार क्या होगा। तो मैं जब भी रोना आता तो मैं वो आधी घंटा 1 घंटा इन्वेस्ट करते थे सर, मतलब अपना तो वेस्ट करते थे, मुझे लग रहा है इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे साथ बैठते थे सर। उनका रोल रहा। फिर नितिन भैया हैं, उनका रोल रहा। तो मेरा जो ग्रुप है, फिर हिमांशु सर थे सोशियोलॉजी में, हिमांशु, उनका भी फॉरेस्ट हो गया भगवान की दया से, उनका पूरा सपोर्ट रहा। मनजोत था, रिशांक था, तो इन सब का सर पूरा सपोर्ट रहा। तो वो बात मेरे लिए सही होगी सर कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। राइट। तो मेरे साथ वो हुआ। मेरे ख्याल से शिद्दत से चाहने के साथ साथ आपने उतना एफर्ट्स भी लगाए
और एक चीज़ जिसमें हम लोग सब लोग लैक करते हैं वो है कि हम हेल्प या मदद मांगने से थोड़ा सा शर्माते हैं, थोड़ा सा बचते हैं। आपने वो मदद मांगी और आपको मदद सही जगह से मिली भी। वो तो होता है सर कि लोग बोलते हैं मदद नहीं करते, मैं ये बोलता हूँ सर मदद लेने वाले बनो। दुनिया चाहती है सर आपकी मदद करना। हाँ, लोग टोंट भी मारेंगे जब छोड़ देते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लोग बोलते थे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बोलते थे। शुरू में होता है ना सर कि चस्का होता है, मैं यहाँ लिख के रखता था यूपीएससी आईएएस, तो वो लोग बोलते फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे गाँव में जाता मैं, आस पड़ोस के लोग बोलते प्रियम्बल सुना, तो मैं थोड़ा बकवास बंदा था, एवरेज था ना, तो मैं ऑलराउंडर था, मैं बोलता प्रियम्बल की स्पेलिंग सुना, तो मैं इस तरह से उनको फिर स्वाद उनके भी लेता। हाँ, लेकिन वो बहुत टोंट मारते थे सर, ऐसे यूपीएससी थोड़ी होता है ये वो। फिर बीच में मुझे किसी ने कहा कि कोई और फॉर्म भरते हैं, तेरी तैयारी तुरी देख ले। मैंने टीचर का फॉर्म भरा था, उसमें मेरा लिस्ट में नाम आ गया था, पर घर वाले इतने सपोर्टिव है सर, 2-3 हज़ार की इनकम, मुझे 60-65 हज़ार की जॉब मिल रही है टीचर की। उसके बाद मैंने फ़ोन किया कि क्या करूँ, फिर मन क्या कर रहा है तेरा, मैंने कहा यूपीएससी का छोड़ दे। मतलब इतना बड़ा सपोर्ट था मुझे फैमिली का। और जैसे वो कोमल मेरी दोस्त जो कि आज भी साथ, मतलब 6-7 साल से मुझे सपोर्ट किया उसने, तो उसको मैंने पूछा कि कुछ नहीं होगा ना तो टेंशन मत ले, मैं हूँ, ठीक है, तू छोड़ दे। उनका इतना अच्छा सपोर्ट रहा, उसके बावजूद भगवान की दया से यहाँ पे पहुँच पाया सर। नाइस। आते हैं आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। मेरे को लगता है कि जितनी प्रॉब्लम्स आई है और इतनी प्रॉब्लम आई फील कि ऑलमोस्ट हिंदी मीडियम से स्पेशली जो एस्पिरेंट आते हैं, जो किसी गांव से कस्बों से आते हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम होती है सर, उनसे डील करना आना चाहिए। जैसे मैं कॉलेज में था, तो मतलब कॉलेज होता था मेरा सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। मैं 5:30 लाइब्रेरी जाता था, रात को 12:30-1:30 बजे तक मेरा सही चल रहा था। फिर मैं और लेट बैठने लग गया, मुझे लगा कम से कम 12-13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे निकालूँ मैं, 3 घंटे सोने लग गया, तो दिमाग फटा सा रहने लग गया, मतलब पैनिक अटैक्स आने लग गए। उसके बाद सुसाइडल थॉट आने लग गए, इतना एंजाइटी हो गया। अच्छा, तो एक दिन के बाद है सर मैं लटक भी गया था पंखे से। तो मनीष काला मेरा दोस्त है, विराट है और योगेश डूडी है। मनीष काला की 22 में अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो वो टाइम पे एक मदन कुकना था, भगवान ने भेजा, उन्हें टाइम पे आ गए। मैं जैसे ही गले में डाला वो उन्हें रोक लिया और अपने साथ ले गए। तो वो है सर कि इस तरह की भी सिचुएशन आई थी। तो उसके बाद खुद से पूछा कि यार ये क्या कर रहा था तो घर वालों ने इसलिए पैदा थोड़ी किया तुझे। तो वो दिव्य कीर्ति सर का है ना कि कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, वही फिर उसको सोच करके सर मैं करूँगा, देखा जाएगा जो होगा। फिर उसके बाद से थोड़ा अलग लाइन में आए सर, धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे फिर सपोर्ट मिलता गया सारा, सीनियर का, सिलेक्टेड लोगों को भी बहुत सपोर्ट मिला और आज आपके सामने बैठे हैं सर। हम हेमंत भाई इस पॉडकास्ट में कई बार मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आई फील कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि रिसेंटली हम केसेस देखते हैं तो कोटा ले लो आप, जितने भी स्टूडेंट एरियाज है, कोटा हो गया, इंदौर हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे सुसाइडल केस सच में बहुत बढ़ रहे हैं। आपने उसको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश की है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उस समय पे दिमाग में चल क्या रहा था। मतलब प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, आपने हमेशा हेल्प लेने की कोशिश की, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, बट एट दैट मोमेंट जहाँ पे आपको लगता है कि बस अब नहीं है और आपने उसको अटेम्प्ट किया, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? सर वो फेज था जब मेरी सभी ओर से हेल्प बंद हो गया था। मुझे था कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो जब कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, 2-3 साल यहाँ वेस्ट किया मैंने अपने, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो मैं बीच में जा रहा हूँ कॉलेज छोड़ करके, जेबीटी फेल हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगा। वो उस टाइप का था सर कि सारी ओर से हेल्प बंद था। तो मुझे लगा कि यार एक बार की बात है, कर लेते हैं, हाँ देखा जाएगा जो होगा। तो उस टाइप से मतलब दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। लोग टोंट मारते थे सर कि बनेगा आईएएस, कुछ तो टोंट ये होते थे कि तेरे 60 है तो आईएएस बनेगा, तो हम तो पीएम बनेंगे सीधा, हमारे तो 90 है। और आज वो 90 वालों के फ़ोन आते हैं कि स्ट्रेटेजी बता दो कैसे तैयारी करें। हाँ, तो उस तरह का दौर था सर। वो थॉट्स थे उस टाइम। अगर आज कोई एस्पिरेंट ये सोचता है कि मुझसे नहीं बन पा रहा है और अगर वो कोई गलत कदम उठाने के लिए स्टार्ट करता है या ऐसे नेगेटिव थॉट्स सोचना शुरू करता है, उसको इस थॉट से बाहर निकलने के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? मेरा ये थॉट्स तभी आए थे, मैं ज़्यादा तो खुद को ज़्यादा ही कुछ सोच लिया था कि बंद कमरे में मतलब पूरा पढ़ना है, ये करना है वो। एक तो थोड़ा ध्यान देना सिर्फ अदर एक्टिविटी पे, जितना आप थोड़ा खेलोगे कूदोगे, 1 घंटे वो, या कोई एक अच्छी दोस्त रखो या दोस्त रखो जो भी है, जिसके साथ आप कुछ सारा कुछ शेयर कर सको। तीसरा है, अगर आपको लग रहा है कि आपका नहीं हो पा रहा, और ऑप्शन बहुत है ज़िंदगी में, लेकिन मेरे हिसाब से सर एक अपना दिमाग पागल होता है थोड़ा, इसको जो बोलते हैं वो कर देता है। मैंने कहा कि लटक जा, लटकने चला गया। मैंने कहा यूपीएससी तेरा होगा,
उसके बाद मैंने दिमाग में ये बिठाया कि मेरा पक्का होगा, और मैंने आज भी अपनी टेबल पे लगा रखा है सर 2023। तो वो था, तो अपने दिमाग को डायरेक्ट उठते ही ये बोल दिया करो कि भाई तेरा पक्का होगा, तेरा पक्का होगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ सर, उसका श्योर होगा। उसने सही डायरेक्शन में जैसे बोला कि एनसीईआरटी वैसे करना है, PYQs करने हैं, फिर स्टैंडर्ड बुक पे आना है, फिर कोचिंग का मटेरियल उठा सकते हो, ऐसे किया। और दिमाग में डेली ये बोला ना कि होगा तो पक्का होगा, क्योंकि मेरे पापा जी भी बोलते हैं कि एक दिन, मतलब दिन में एक बार सरस्वती बैठती है जवान पे, ठीक है, और कहीं सरस्वती उसी टाइम बैठी हो जब हम बोल रहे हैं नहीं होगा, तो वो तो ले बैठेगी ना फिर। सही है। हाँ, एक तो पॉजिटिव रहना चाहिए सर कि अपना श्योर होगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था आपका इस एग्जाम के लिए? किस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड रहते थे? एक तो सर मम्मा इथिक्स, जैसे मेरी माता जी हैं, सुबह उठते हैं, काम करते हैं अपना फिक्स डेली का रूटीन, शाम को सोते हैं आराम से, फिर सुबह उठते हैं, वो बोर फील नहीं हो रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं। मुझे तो पंखे के नीचे बैठकर पढ़ना ही था सर, तो मैं क्यों बोर फील हूँ फिर। तो मेरा यही था कि मैं मम्मी की तरह काम करूँगा, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरा मोटिवेशन ये था सर, मुझे जो उन्होंने लाइन बोली थी ज़्यादा कलेक्टर मत बन, वो मैंने अपनी टेबल के ऊपर लगा ली थी, मेरी माता जी की और मेरी पूरी फैमिली की, उसके नीचे फ़ोटो लगा रही थी। और एक उसको जब भी मुझे लगता कि अब हो गया बहुत, 1-2 घंटा हो गया पढ़ते, मैं उसको देख लेता, मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके लिए, वो बढ़ता गया। और एक सर वो लगा लिया था कि या तो तेरी नींद पूरी होगी या सपने, अब सोच ले बेटा हेमंत तुझे क्या पूरा करना है, एक वो था। और तीसरा एक 5 मिनट रूल होता है सर, वो सबसे बेस्ट लगा मुझे। ठीक है। शुरू में जैसे मैं भी लफंडर टाइप था, पढ़ता था नहीं, तो मुझे किसी ने कहा कि 5 मिनट रूल पे आओ आप। 5 मिनट रूल का मतलब होता है सर कि आप जब उठना चाहो ना टेबल से, आपको लगे कि आपका हो गया, तो आप दिमाग को बोल दो बस 5 मिनट बैठ जा, फिर अपन चलेंगे घूमने। ठीक है। तो वो दिमाग पागल है, 5 मिनट का उसको पता नहीं चलेगा सर 15 कब हो रहा है, 25 कब हो रहा है, 35 कब हो रहा है, और धीरे धीरे आपकी 3-4 घंटे की सीटिंग बन जाएगी अच्छे से। मेरी शुरू में 20-25 मिनट की थी, मैं 5 मिनट रूल फॉलो किया, अब मैं 6 घंटे एक साथ बैठ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो 5 मिनट का रूल है एक वो। दैट्स नाइस। अच्छा, बात करते हैं आपकी यूपीएससी के ऊपर, कि थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं इस पॉडकास्ट को। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या कुछ आपने किया है कि वो प्रीलिम्स क्रैक हो पाई है? यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए। प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो सर मैंने एनसीईआरटी है, जैसे कि मुझे जितने मेंटर मिले उन्होंने कहा PYQs, सिलेबस और एनसीईआरटी है। ठीक है। वो एक आपको गाइड करेंगे किस डायरेक्शन में क्या जाना है। मैंने एनसीईआरटी को सर रिलीजियसली फॉलो किया। मैंने नहीं सोचा कि यार मेरा 2-3 बार हो गया तो अब 10, 11, 12 की पढ़ लेता हूँ, या एनसीईआरटी स्किप कर देते हैं, टॉपर बोल रहे हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मुझे दिमाग में बिठा रखा था कि भाई तू एवरेज स्टूडेंट है, तुझे तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से सर 10-12 बार रिवीजन किया बढ़िया से। PYQs है 1970s से लेकर के अब तक के, क्योंकि मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई सर, ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मार्केट से उठा के 2-3 टेस्ट दिए हैं। तो मैंने PYQs 1970s से अब तक के सब जो भी है उनके ऊपर रिसर्च किया, उनको गूगल कर लिया। एक अपनी पिक्टोरियल मेमोरी भी होता है ना सर, कि कोई चीज़ गूगल कर रहे हैं ना, याद आ जाता है। अब की बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे सही हो गए थे। तो एक वो मेरे लिए काम किया, एक एनसीईआरटी। ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरे मेंटर्स का सपोर्ट किया। वो मुझे बोलते थे कि तू टेस्ट PYQ कुछ भी सोल्व कर, ठीक है, गलती हो रही है उसको लिख ले, कॉन्सेप्चुअल हो रही है तो कॉन्सेप्ट को दोबारा देख ले, फैक्चुअल हो रही है फैक्ट को दोबारा देख ले। मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करता था कि मेरे 0 नंबर आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, कितने भी आ रहे हैं, मैं नोट डाउन करूँगा मेरे नंबर क्यों कटे हैं, जब पूरा पेपर मुझे दोबारा लिखना पड़े। एक मेरा प्री के लिए वो था सर। ठीक है। और उसके बाद तो बस वो माइंड सेट की आराम से शांत रह के जाओ। इस बार भी प्री में सर शुरू के 10-15 क्वेश्चन में हवा ही नहीं लगी थी, लास्ट से स्टार्ट कर दिया मैंने। तो एक वो था। सीसेट कैसा था? सीसेट चैलेंजिंग लगा आपको या सीसेट हो पाया? सीसेट को लेकर क्या व्यूज़ है आपके? सर इसके लिए मैं कोरोना को वरदान बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब कोविड आया तो सब घर पे थे। तो मेरे सामने एक इंजीनियर भैया है, विमल सर। ठीक है। इंजीनियरिंग किया उन्होंने, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था उनका। तो उनकी बात हुई क्या कर रहे हैं, मैंने कहा यूपीएससी कर रहा हूँ। बोले इसमें मैथ मुथ आता है तो अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने कहा भैया सीसेट आता है बहुत टफ, मैं एग्रीकल्चर वाला हूँ। तो हमने कोविड में सर कम से कम 6-7 महीने अच्छे से बढ़िया से डेली 1-2 घंटा बैठ के सारे PYQs बढ़िया प्रैक्टिस किया। उसके बाद मैथ ठीक हो गया। ठीक है। फिर जब प्रीलिम्स पास में आया तो 2 महीने पहले मुझे पता चला सर एक कैरियर डिफाइनर करके यूट्यूब चैनल है। ठीक है। उन सर से मैं मिला तो नहीं अभी भी, उन्होंने प्ले लिस्ट डाली है 14 लेक्चर की। ठीक है। वो मेरे सीनियर है मनजोत, मैंने उनको दिखाया कि ये अपने ही टॉपिक है ना सारे। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने सर इतना बढ़िया करवाया है ना कि अब की बार मैंने मैथ के 44 अटैम्प्ट किए थे,
और भगवान की दया से मतलब बढ़िया थे सारे, क्योंकि मेरा मैथ 0 था और 44 अटैम्प्ट करना 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के किए थे। तो कैरियर डिफाइनर की 14 वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो मैथ रीजनिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन का है सर, तो उसके लिए किया था कि जितनी टर्म्स आज तक पूछी गई है उन सबको नोट डाउन कर लिया, उनका मीनिंग क्या हो रहा है। और दूसरा ये चीज़ें सर, एक रिशांक भाई है, उन्होंने समझाया था कॉम्प्रिहेंशन, मुझे अच्छे से करा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जो पैसेज बोल रहे हैं ना वही आपको बोलना है, आपके पास आपको ये सोचना है आप 0, आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि हम गलतियाँ करते हैं सर, पैसेज वही आते हैं जो हमने पढ़ा होता है और हम अपने दिमाग से जो अपने को पहले पता होता है ना कि ये सही है वो डायरेक्ट टिक कर देते हैं, वो पैसेज कुछ और बोल रहे हैं। तो एक 0 होकर जाओ कि आपको कुछ नहीं आ रहा जीएस, आपने जीएस कभी ज़िंदगी में पढ़ा ही नहीं, पैसेज बोलेगा वो आप समझोगे, वही टिक करोगे। तो यही स्ट्रेटजी थी सर। नाइस। मेंस के लिए कैसे की तैयारी आपने, क्योंकि आपने कोचिंग स्पेसिफिकली ऐसे जाके ऑफलाइन कोचिंग नहीं किया है, तो मेंस को लेकर आपने कैसे तैयारी की है? सर मेंस के लिए जैसे कि कॉलेज में मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया था, तो मेरा जैसे एनसीईआरटी का इनका अच्छे से रिवीजन हो गया, तो मैं टॉपर्स कॉपी डेली पढ़ता ही था। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया सर कि मैं टॉपर्स की कॉपी उठा रहा हूँ, उसका क्वेश्चन उठा रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं सोनू जैन सर थे उनको दिखा रहा हूँ कि सर कैसा है, वो बता देते। मतलब मुझे भी पता है सर कि मेरा 0 आंसर होता, पर वो कभी ये नहीं बोलते कि तेरा 0 है, वो बोलते अच्छा लिखा है बस थोड़ा इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ये डाल दो करके एक पेज भरा देते। फिर मैं बोलता सर सीधा ही बोल देते दोबारा लिख दो। तो उस टाइप का था। फिर मैं उसको टॉपर्स के आंसर से मैच करता। अच्छा। हाँ, कि उसने क्या लिखा है मैंने क्या लिखा है। तो सर टॉपर्स के आंसर राइटिंग स्किल है ना, वो शायद मेरे से पकड़ा गया कि ये क्या लिख रहे हैं, इतना क्या नहीं लिख रहे। कॉलेज में सिर्फ इतना चलता रहा, पर फिर भी समझ नहीं आया कि यूपीएससी की डिमांड क्या है। उसके बाद फिर रजत सर मिले, उन्होंने अपने टेस्ट पेपर्स वो दिए कि इस तरह से लिखो, उनके अच्छे नंबर आते थे जीएसएसए में। तो वो रिव्यू देते जो सर, तो उसको मैंने ये नहीं सोचा कि बकवास कर रहे हैं, ठीक है कोई ना, अपना अच्छा है। जिसको मैंने सर मेंटर या गुरु बोल रहे हैं ना, उसका रिस्पेक्ट किया तहे दिल से। उसने बोल दिया ना कि यहाँ बैठ जा, मैं बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत। मैं तो उनका वही था, उन्होंने बोल दिया ना इंट्रो में ये दिक्कत है, चाहे मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट डाली हो, पर उन्होंने बोल दिया ना ये रिपोर्ट नहीं ये डालना है, तो मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट को कट करके वो डालूंगा। उन्होंने बोला ये करना है, उसके बाद उस आंसर को दोबारा लिखूंगा। उन्होंने सर अब सही है। तो इस तरह से उन्होंने सिखाया कि कैसे अप्रोच करना है GS1 को। फिर उन्होंने अपने नोट्स भी दिए, उनका कहाँ से कंटेंट उठाना है, वो भी दिक्कत होती है एस्पिरेंट को, तो उन्होंने वो बताया। उसके बाद उन्होंने 1-2 बुक बताई कि वहाँ से आप पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मतलब मेनली मेंस को मैं उन्हीं का सपोर्ट बोल रहा हूँ, GS को। एसए के लिए भी उन्होंने कहा कि कैसे आप इंट्रो है वो कैसे बनाओगे, एक पेज का इंट्रो कैसे लिखोगे जिससे आप पूरा जो 2 लाइनें हैं सिलेक्शन कैसे करना है। कई बार हम ऐसे में ये गलती कर देते हैं सर कि हमें 1-2 वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, बाकी लाइन का पता होता है, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें मार के जाता है। तो ऐसे के सिलेक्शन में भी ये उन्होंने बताया कि अगर एक इज का भी मीनिंग नहीं पता ना या क्या लग रहा है, छोड़ दे, 3 और अच्छा, है। हाँ, वो ऐसे लो जिसका आपको मीनिंग पता है। आपको ये नहीं कि आपकी इसके बारे में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कोई चीज़ का, कुछ उसके ऊपर अपन सर इतने 1000 वर्ड लिख रहे हैं, 1200 वर्ड लिख रहे हैं, उसका मीनिंग नहीं पता कैसे लिख देंगे। तो उन्होंने वो समझाया उन्होंने कि सबसे पहले मीनिंग देखो आप, उसके बाद आप करो कि हाँ ये, फिर इंट्रो बनाओ एक पेज का, फिर बॉडी एनेक्डोट्स कैसे बनाते हैं वो चीज़ें उन्होंने सिखाई। जैसे एनेक्डोट उनका इतना अच्छा है सर, उनको मैं बोल दूंगा ना कोई कुत्ता जा रहा है उसको डॉग बोल दूंगा, वो ऐसे लिख देंगे, इस टाइप का उनका स्किल है। उन्होंने वो सेम स्किल सिखाया। नाइस। अच्छा, ऑप्शनल के बारे में आप पहले बात कर चुके हो, पर क्या कुछ ऑप्शनल के बारे में कुछ बातें ऐसी रहेगी जो आप बताना चाहते हो एस्पिरेंट्स को? ऑप्शनल में सर सबसे बड़ा रोल तो निशात सर का है। फ्री में कोचिंग पढ़ाया सर, उनके नोट्स पढ़े। उसके बाद जब मैं क्लास में गया सर, मैं 3-4 दिन में ऑब्जर्व किया, मेरा पहला टारगेट ये था, जब तैयारी स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया कट्टे सारे अपने सिम तोड़ी, नई ली, सोशल मीडिया बंद कर दिया आपने? सब डिलीट करके परमानेंटली नई सिम ले ली थी। ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा टारगेट था मुझे सर्किल अच्छा रखना है। तो मैं कॉलेज में भी किसी से ऐसे सर्किल में नहीं था कि मैं बिल्कुल ख़राब हो जाऊँ। दिल्ली आया तो मेरा सर्किल ये था कि जिसने मेंस दिया है या इंटरव्यू दिया है मैं उसको दोस्त बनाऊंगा। तो इसको आप सेल्फी समझ सकते हो, लेकिन मेरा ये था। तो मैं देखा क्लास में एक लड़का उठ रहा है, डेली आंसर चेक करा रहा है, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई शुरू में बात करने की। तो फिर बाद में उनसे पूछा उनका नाम, बोले हिमांशु। तो वो डेली आंसर लिखते थे, उन्होंने पीछे मेंस दिया था एक बार, सर से चेक कराते हैं। तो मैंने कहा आपके नंबर मिल सकते हैं? उन्होंने नंबर दिए। फिर मैंने कहा एक ग्रुप बना लेते हैं अपना, जैसा भी लिखूँगा मैं लिखूँगा, पर डेली लिखूँगा। फिर हमने ग्रुप बनाया,
और ग्रुप का रूल भी ये किया कि सर अगर आपने 1-2 दिन कंटिन्यू आंसर नहीं लिखे आपको बाहर कर देंगे, दोबारा ऐड भी नहीं करेंगे। तो उस तरह का हमारा ग्रुप था, वो ग्रुप बन गया। उसके बाद उसमें काफ़ी मेंबर थे शुरू में, लास्ट में हम 4-5 मेंबर बचे थे, मैं, हिमांशु, ऋषांक बचा था, मनजोत हो गया, इस तरह से मतलब आदित्य था, 4-5 मेंबर बचे थे जो डेली आंसर राइटिंग करते थे। नवनीत था, हाँ, उसमें से 4 ने मेंस दे दिया। तो इस तरह का हमारा ग्रुप बना वो। और उसके बाद सोशियो में मैं देखूँ तो मेरे पेपर 2 में मुझे दिक्कत लग रही थी थोड़ी। तो उसमें नितिन सर हैं, उनका भी लक ने फेवर नहीं गया था, लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है। तो उन्होंने, जैसे अरविंद सर थे जो रूम पे रहकर इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी, इस बार लक ने फेवर उनका नहीं किया, उन्होंने मुझे सोशियो में हेल्प किया। और उसके बाद सोशियो में एक पेपर 2 के लिए मैंने मैन 365 बताया था उन्होंने, अच्छा, वो पढ़ा था एक्स्ट्रा। और एक नितिन सांगवान बुक, वो तो सारे पढ़ते ही हैं। तो टॉपर्स की कॉपी तो मेरा शुरू से ही था कि जिस दिन सोशियो ले लिया ना, दिल्ली एक टॉपर की कॉपी पढ़ता था। और दिव्यांशी सिंगला मैम है जो टॉपर थे सोशियो के, उनको परेशान कर दिया मैंने। उनको वही मैसेज सेम कि एक आंसर देख दो, तो उनको मैं भेजता, वो देख के बताते कि आपके अच्छे, जैसे दिव्यांशी मैम, उनको बहुत मैसेज किया मैंने, एक रिप्लाई आया उनका, मैंने कहा एक आंसर चेक कर दो, उनका चेक हुआ, उन्होंने बताया। अब तो ऐड हो गए हैं हम आपस में, लेकिन उस टाइम उनको भी बहुत परेशान किया। हाँ, तो उन्होंने हेल्प किया, उन्होंने भी समझाया कैसे अप्रोच करना है। तो रोल मुझे हेल्प का ही रोल रहा है सर, सबने हर स्टेज पर मेरी हेल्प की है, तो इसीलिए मैं आपके सामने बस। नाइस। मैं टॉपर के बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ पहले कि आप इंटरव्यू के बारे में बता दीजिए। इंटरव्यू में कितने नंबर आए, और इंटरव्यू में आप इंटरव्यू हॉल के अंदर जब आप गए तो क्या कुछ हुआ है वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? नंबर तो गलत पूछ लिया सर आपने। नंबर सर 120 आए थे, लेकिन मैं जब बाहर बैठा था सर, और मेरे से पहले किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है। तो शुक्ला सर बाहर आए, उन्होंने अपना काम किया, और उसके बाद मुझे देखा तो रुक गए, बोले व्हाट्स योर नेम। तो मैं एकदम डर सा गया, मैं खड़ा हो गया ऐसे आराम से बढ़िया तमीज़ से, मैंने कहा हेमंत सर। बोले कहाँ से हो? मैंने कहा सर मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। स्माइल दिया उन्होंने, अंदर चले गए, ठीक है। वो मेरा मन बोल रहा है कि ये तो बंदा अपन है, तो जानकारी हो गई, अपने को अच्छे नंबर देगा। तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैंने देखा गेट खुला है, गेट बंद नहीं हुआ तब तक मैं खड़ा रहा, आराम से उनको ग्रीटिंग किया। जब झुकने लगा ना ऐसे बैठने के लिए, तो सर ने स्टार्ट कर दिया, हैव यू हेयर्ड अबाउट क्वांटम? तो मैंने उसका आंसर दिया। अच्छा, आप खड़े हो इस वक्त? हाँ, आप बैठे भी नहीं हो? नहीं। फिर उसका आंसर दिया। उसके बाद सर ने पूछा कि डू यू थिंक वी शुड इन्वेस्ट एवरीथिंग इन क्वांटम बिकॉज इट्स इमर्जिंग टेक? तो उसका आंसर दिया कि जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है वो बताए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिर बोला कि सर इसमें देखना पड़ेगा क्या पॉजिटिव आउटकम है, क्या चैलेंजेज है, चैलेंजेज को ओवरकम करके मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए। ये तो नहीं कहूँगा सारा इसी में करते हैं। तो इस तरह से फिर बोले कि क्वांटम थ्रेट कैसे है, तो जो प्राइवेसी का इश्यू है वो बताया कि डिक्रिप्ट कर देगा बिल्कुल बहुत कम सेकंड में। तो इस तरह से बताया। फिर मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए वो कि इंडिया का नहीं, मैन्युफैक्चरिंग से पहले उन्होंने पूछा बैकबोन क्या है। मैंने कहा सर डिपेंडेंसी के हिसाब से एग्रीकल्चर है, और अगर वैसे देखें तो हम MSME मैन्युफैक्चरिंग उसको इग्नोर नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। मैन्युफैक्चरिंग पे आ गए, IR पे आ गए। फिर नेक्स्ट मेंबर थे, उन्होंने पूछा, और वो जो 2 मेंबर थे सर उन्होंने तो क्लैप किया था, मुझे भी लगा बहुत अच्छे आंसर है। अच्छा, इंटरव्यू के बीच में? इंटरव्यू के बीच में बोले वेरी गुड, और स्माइल के साथ। मुझे लगा भी अपना तो इंटरव्यू अच्छा हुआ है। उसके बाद फिर लास्ट आंसर था मेरा, लास्ट क्वेश्चन मेरे से था मार्केटिंग पे कि फार्मर्स को मार्केट नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आप क्या करोगे? तो मैंने कहा सर मैं कोई चीज़ नई डेवलप करने से पहले सबसे पहले पुरानी एग्जिस्टिंग है उसका यूज़ करूँगा, क्योंकि सर मैं प्रैक्टिकल अगर बताऊँ तो मेरे गांव में सिंगल फार्मर नहीं है जिसको पता हो कि ई-नेम प्लेटफॉर्म का कैसे यूज़ करना है। हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी जा रही है, तो उनका यूज़ ही नहीं पता होगा तो वो कैसे यूज़ कर लेंगे। तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो जो लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंशन वर्कर है, साइंटिस्ट है, वो फार्मर्स को ट्रेन करें सर लैंड पर जा करके उनकी कैसे उनका यूज़ करना है, कैसे ई-नेम प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, जो इलिटरेसी है उसको दूर करें। उसके बाद कोई नई चीज़ के बारे में सोचेंगे। और उन्होंने उस पर बोला वेरी गुड। लास्ट आंसर था मेरा, 33 मिनट चला था, मुझे लगा अब अच्छा हो गया अपना। उन्होंने कहा आप जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट, और ये सारा कुछ जो बोलते हैं। मैं आ गया सर, ठीक है। बाहर आने के बाद फिर जब दोस्तों से मिला, उनको शेयर किया एक्सपीरियंस अपना, सिलेक्टेड से शेयर किया। सबने कहा तुम्हारे 180+ कोई नहीं रोक रहा, और किसी ने तो कहा कि वो शुक्ला जी थे, तू हेमंत पारी के ब्राह्मण है, तेरे 20 नंबर एक्स्ट्रा है। मैं क्या यार 20 ना हो 180 दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आया सर, तो सबसे पहले मैंने अरविंद सर का देखा, उनका लिस्ट में नाम नहीं था, लक ने फेवर नहीं किया, तो मुझे लगा मेरा भी नहीं होगा, और मतलब वहीं रोना आ गया।
फिर दिव्यांशी मैम का, हिमांशु का, चेरी जी का, प्रियंका जी का, नवनीत का, मेरे जो सर्किल में थे दोस्त नितिशा वगैरह, थी, हाँ। उनका नहीं आया था सर। और मतलब उसके बाद मेरे पास, मैं अतुल भैया को मैसेज किया मैंने कि नहीं हुआ, तो तेरा तो हो गया। मैंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा देख ढंग से। मैंने देखा तो मेरा उसमें रैंक था। ओके। तो खुशी तो नहीं था सर, आंसू ही थे उस टाइम कि जिनका डिजर्विंग थे सर वो उनका नहीं हुआ। फिर मैंने सिर्फ मम्मी को फ़ोन किया अपनी, मैंने कहा मम्मी हो गया, और मम्मी से बोलना नहीं गया खुशी के मारे। फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा बैंक में मम्मी के मनरेगा के पैसे लेने गए थे। अच्छा। तो उनको फ़ोन किया तो उनको यकीन नहीं हुआ, जैसे किसी और का भाई के बाहर, तो उसको चाबी लगा रहे हैं वो अपना समझ के, उनको चेता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। फिर लोगों से बोले काट के देख यार, मैं सपना तो नहीं देख रहा। उनके वहाँ तो रैंक आ गया तो कलेक्टर बन गए। उनको नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, तो इस तरह की खुशी थी। फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने फ़ोन साइलेंट मोड पे डाल दिया। जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया था सर, मेरे सीनियर जो मांगीलाल जी पारिक थे, उनको मैंने फ़ोन करके बता दिया अभी सर हो गया, वो खुश थे। उसके बाद मैंने साइलेंट करके रखा सर, क्योंकि हम सारे दोस्त बैठे हैं, जब उनका नहीं हुआ, लक ने फेवर नहीं किया, तो हम सेलिब्रेट थोड़ी कर सकते हैं। राइट। तो उस टाइम सर मेरे पास 750 से ऊपर नए नंबर से मिस कॉल थे। अच्छा, नए नंबर से मिस कॉल? हाँ, इतने तो मेरे को जानकर नए बने थे जो कि जानते नहीं थे हिम्मत है कोई। अरविंद सर, उनके हौसले की दाद देनी होगी सर कि रिजल्ट आया, उनका नाम नहीं था लिस्ट में, मुझे फ़ोन करे कहाँ पे हो, मैंने कहा मैं आपके फ्लैट पे हूँ, आप कहाँ पे हो, कि तेरे रूम पे आ, सर मेरे लिए वो मिठाइयाँ लेके आ रहे हैं, कि एक भाई का तो हो गया, मतलब खुद का नहीं हुआ उस दुख में वो। तो इस तरह के वो अरविंद भैया हैं। फिर जैसे अगले दिन मैं जाने का प्लान नहीं था घर पे मेरा, तो अरविंद भैया के साथ रहूँगा मैं, उन्होंने फोर्स किया कि जा, तुझे जाना है, मुझे एकांत चाहिए एक बार। मैं कहा ठीक है चला जाता हूँ मैं। तो मेरे पास सबसे बड़ा ये चैलेंज था सर कि पेन हो गया, क्योंकि मैंने कभी कपड़े नहीं खरीदे खुद के, दूसरों के पहने हैं, इसके हमारे रिलेटिव में छोटे हो जाते हैं मुझे दे देते हैं, मैं पहन लेता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है उसमें। और लास्ट 2020 में मैंने एक बार खरीदा था सिस्टर की शादी में 700 रुपये से। तो अब था सर सारे फटे पड़े हैं, क्या पहनूँ मैं। तो मैं और मेरा दोस्त जोगिंदर मॉल में गए, तो रात को 8:30 के समथिंग हो गया था। तो वहाँ पे कपड़े सारे मेरे बड़े हैं सर, छोटा कराने के लिए अब टेलर नहीं है, रात को निकलना है, तब तो वो दिक्कत होगी क्या पहनने। फिर एक जूनियर आया था बिहार से, अनिकेत, उसको कहा यार एक कपड़े दे दे एक बार तेरे, 12th पास करके आया था, उसके तो आ जाते मेरे। तो उसने कहा ठीक है, उसके कपड़े पहनकर हम घर पे फ़ोन किया, अभी मैं आ रहा हूँ। पापा बोले ठीक है, बाइक लेकर के भेज दूँगा, किसी को ले जाएगा, उन्हें भी नहीं पता अभी इतना बड़ा होता है यूपीएससी। तो मुझे लगा बाइक पे ले जाएंगे, ठीक है। मैं और मेरा दोस्त गांव चले गए, ठीक है। वहाँ जाकर देखा सर बहुत बड़ा स्वागत कर रखा है भाई लोगों ने, इन्होंने। अच्छा। हाँ, पापा को भी नहीं आइडिया कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं उतरा वहाँ पे, उतरते ही लोग मिलने लग गए, मालाएं, तभी मम्मी पापा आए सर और रोने लग गए, गिड़े लग कर गए। और मैं उनको रोता देख के पहली बार हंस रहा हूँ, मैं मतलब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा हूँ, वो रो रहे हैं कि क्योंकि सर मैंने उनको दुख में तो रोते देखा ही है बहुत बार, राइट, सुख में पहली बार रो रहे थे। तो वो प्राउड का मोमेंट था, वो रो रहे हैं, मैं हंस रहा हूँ बढ़िया से। फिर सबसे मिला मैं अच्छे से। उसके बाद मैं गांव पहुंचा, गांव पे अच्छे से स्वागत हो गया। फिर मेरे वो बात खटक गई सर मनरेगा वाले कि पैसे कम क्यों आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन था वहाँ पे गया उसी टाइम पे। हाँ, उसके बाद स्वागत हो गया। उसके बाद मैंने कहा अब दिखाइए आप। अब उनके 80-90 रुपये 70 रुपये आ रहे हैं। उन्होंने मेरा स्वागत किया वहाँ पे। मैंने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, आपके फूल अपने पास रखो, इनको हक चाहिए, इनका वो चाहिए मुझे। और सर आप यकीन मानिए, अभी जो मैं आया था ना घर से, तो मैं मनरेगा कर्मचारियों से बात करके आया, इतने खुश थे। उन्होंने कहा कि तेरी छोटी सी पहल से हमारे पूरे रुपए आए इस बार 200। हाँ, तो जो भी टॉपर है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि आसपास अगर कोई मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनको हक नहीं मिल रहा, ये सच्चाई है। आप एक बार ऑफिस विजिट कर लीजिए, उनका हक मिल जाएगा आपकी सिर्फ एक विजिट से। तो मेरा यही टारगेट है सर। नाइस, वंडरफुल स्टोरी। हेमंत भाई, आपकी स्टोरी सच में बहुत इंस्पिरेशनल है। मुझे लगता है कि ये हर एस्पिरेंट को जो इस वक्त सुन रहा है इस पॉडकास्ट को, मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू एड कर रहा होगा। नाइस, चलो इस क्वेश्चन को मैं रिफ्रेश करता हूँ। अगर आप इस वक्त एक स्टेडियम के अंदर हो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप एक स्टेडियम में खड़े हो जहाँ पे लाखों एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं, अगर 1 मिनट में आपको उनको यूपीएससी के बारे में कुछ बताना हो, या चाहे वो कुछ भी एडवाइस हो सकती है, लाइफ एडवाइस भी हो सकती है, यूपीएससी की एडवाइस भी हो सकती है, कि आपके पास 1 मिनट है हर बच्चे को कुछ बताने का इस एग्जाम के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, तो आप कैसे उनको क्या बोल के मोटिवेट करोगे? वही है सर कि हार्डवर्क करते रहो, कितना ही टैलेंट हो, ठीक है। अगर आप हार्डवर्क कंटिन्यू कर रहे हो ना, एक खुद के साथ ऑनेस्ट रह लेगा ना जो बंदा, सर मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगा,
खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, ठीक है। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कई बार होता है सर कि पढ़ते 1.5 घंटे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं जाके 5-6 घंटे पढ़ लिया और सो जाते हैं। ये नहीं करना। खुद आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, आपका टारगेट 8 घंटे का है, भाई कम सो लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, ठीक है। वो 6 घंटे पूरे करो, आप खुद से ऑनेस्ट रहो। दूसरे को बोल दो मैं 2 घंटे पढ़ा हूँ, खुद 8 पढ़ो। ये नहीं कि दूसरे को 8 बोल के 2 घंटे पढ़ रहे हो। खुद से ऑनेस्ट रहोगे तो आपका हो जाएगा सर। मेरा सिर्फ इतना ही है। और एक माता पिता गुरुजन जो मिल रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करो। हाँ, दुआएं काम आती है सर। जहाँ दवाएं काम छोड़ देते हैं, दुआएं आती हैं। और जैसे कि मेरे केस में हुआ है, 120 इंटरव्यू के बाद भी मैं अगर लिस्ट में आ रहा हूँ तो दुआएं हैं सर, सबका आशीर्वाद है। राइट, वंडरफुल। मज़ा आया हेमंत भाई आपसे बात करके। एक सर मेरा जितने टॉपर्स हैं, जो भी मतलब महादानी पुरुष हैं, जो भी हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है सर कि अब हेमंत पारी को सारे पूछ रहे हैं, मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरा स्वागत कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। जब जरूरत थी सर कोई नहीं आया था के। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि टॉपर्स भी हैं या हर गांव से ही रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा फंड बना दें सर, स्टूडेंट फंड के नाम से, ठीक है। टॉपर भी बना सकते हैं, हर गांव में बना दें। और जो मेरे जैसे सर, मुझे लगता है कि हर गांव में 5-7 हेमंत पारी के दबे पड़े हैं, राइट, जो नहीं उभर पा रहे हैं। अगर वो फंड में हम 200 रुपये पर मंथ का भी डाल रहे हैं ना सर, पर मंथ का ज़्यादा नहीं होता, 200-400 रुपये हम लोग बीड़ी सिगरेट में लगा देते हैं सर, इतना तो वो डाल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है सर बहुत हेमंत पारी को उभर कर आएंगे। और जो इस तरह से उठ के आएगा ना सर जीरो से, वो एक अलग ही मोड़ देगा देश को। उसने देखा है हालातों को। तो ये रिक्वेस्ट है हर गांव में बना दे, चाहे जितने लोग SSC डी ग्रुप किसी में लगे हैं ना, पर मंथ 200 रुपये उस फंड में ट्रांसफर करें। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है 2-3 तैयारी करना चाहते हैं, वो चाहे UPSC हो, नीट हो, किसी चीज़ का हो, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें सर। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके बीड़ी सिगरेट वाले बच्चे के और बच्चों का कैरियर बन जाए, दुआएं देंगे, सही जगह चल जाएगा। मेरा यही है सर। अभी जैसे मेरा रिजल्ट आया परी का, मैंने मम्मी को फ़ोन किया था कि मम्मी परी हो गया, सबसे टफ बताते हैं, अब मैं IAS बन जाऊँगा, तो तुझे कितने पैसे चाहिए। उनका सर एक छोटा सा ही रिप्लाई था कि अब 2-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, हमें 5-10 दे देना, ठीक है, हमारा घर खर्चा निकल जाएगा। पर बेटा किसी गरीब को मत मारना। दूसरा, तेरी लोगों ने हेल्प की है, वरना तो आज यहीं सड़ रहा होता, ठीक है। तेरी सैलरी में से 2-3 जितने बच्चों को तो पढ़ा सके ना, उनको पढ़ाना। तो मेरा यही है सर, यही रहेगा मेरा टारगेट। दैट्स नाइस। बहुत ही बढ़िया लगा हेमंत भाई आपसे बात करके। आई एम श्योर मज़ा भी आया आपसे बात करके। बहुत सारी इंस्पिरेशन ऐसी भी है जो मैंने ली है। मतलब हो सकता है कि अगर मेरी लाइफ में मैं कुछ चीज़ों से एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ तो मुझे लगा कि शायद मुझे आपसे सीख के उन चीज़ों को सही करना चाहिए। इसी तरह से जो एस्पिरेंट इस वक्त इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मुझे लगता है उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके एक्सक्यूज़ को छोड़ के वो सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सर एक्सक्यूज़ बनाना नहीं चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज़ खुद ही बनाते हैं अपन। मैं बोल रहा हूँ दिमाग पागल है, राइट, जो बोल रहा हूँ हो जाएगा। हाँ, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है सर, तो तैयार है सर 24/7, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी FC में जाकर कोशिश करेंगे सर एक फंड बनाने की, सारे टॉपर उसमें अगर 200 रुपये डाल करके एक फंड चल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा सर उसकी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हो तो मैं भी उसमें पूरा सहयोग करूँगा। मुझे लगता है इंडियन एस्पिरेंट शो की पूरी टीम आपके साथ में खड़ी है। दैट्स वंडरफुल। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आपका इंडियन एस्पिरेंट शो पे अनुभव कैसा है? सर काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मतलब नेचुरल था, कुछ वो आर्टिफिशियल नहीं लगा कि आपको ये बोलने से जो निकल रहा है वो नेचुरल, हम ऐसे भाई से बात कर रहे हैं, तो वो था सर। दैट्स वंडरफुल। हेमंत भाई, थैंक यू सो मच इंडियन एस्पिरेंट शो पे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हमने कुछ नए टॉपिक्स को टच किया। ढेर सारा मोटिवेशन, ढेर सारे इंसाइट, ढेर सारी नॉलेज इस पॉडकास्ट से आपने ली होगी। इस एपिसोड को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही इंडियन एस्पिरेंट शो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। थैंक यू भाई। थैंक यू सर।